हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। हमने फर्स्ट पार्ट किया। 12वीं क्लास की एनसीईआरटी हमारी चली हुई है जिसका भाग एक हम पढ़ा रहे हैं। उसका हमने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट किया और अब हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं जो कि एक्सरसाइज नंबर 1 ही हम अभी तक कर रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 1 पर ही है और चैप्टर 1 के हमने 2 पार्ट बना चुके ऑलरेडी। ये तीसरा पार्ट है और इस पार्ट को हम शुरू करते हैं कि सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। कैसे आप समझ सकते हैं कि उनका अंत, उनके अंत के क्या लक्षण थे, कैसे उनका पतन हुआ, उनका जो पतन हुआ, उनका जो डिक्लाइन हुआ, उसके क्या लक्षण आपको दिखाई दिए और कैसे हुआ। हम एक एक चीज तो ये देखेंगे। फिर इसके बाद हम जब सिंधु घाटी सभ्यता के सभी पहलुओं को देख चुके होंगे, उसके बाद हम एक नई चीजें जो एनसीईआरटी ने इसमें बताई गई हैं कि ये भी समझना एक इतिहास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि ये खोज हुई कैसे। इसमें सबसे पहले क्या चुनौतियां आई, क्या ये पहले से नियोजित थी या ये टाइम टू टाइम अपने हिसाब से नियोजित करनी पड़ी, और इसमें कहाँ तक काम हुआ और अब क्या इसमें काम चल रहा है, ये सब चीजें हम देखेंगे। और शुरू करते हैं, आइए, कि इसका पतन कैसे हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं इस सभ्यता का अंत। ये हमारा जो लास्ट बचा था सभ्यता से रिलेटेड। देखिए, उससे पहले हम एक बार इस मानचित्र को देखेंगे। ये मानचित्र आपको क्या बताता है? ये उत्तर हड़प्पा का जो एरिया है उसको बताता है। आप विकसित हड़प्पा को भूल जाइए। क्यों विकसित हड़प्पा को भूल जाइए? क्योंकि विकसित हड़प्पा का पतन हुआ, उसके बाद उत्तर हड़प्पाई क्षेत्रों का उदय हुआ या उत्तर हड़प्पाई क्षेत्र अस्तित्व में आए। और ऐसा क्या, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या ये सभी जो स्थल थे, बस्तियां थी, ये उजड़ गई, नष्ट हो गई, या इनको नष्ट कर दिया गया, या किसी ये प्राकृतिक कारण से हुआ या फिर किसी मानवीय आपदा के कारण हुआ? ये सब क्वेश्चंस के आंसर इसमें अलग अलग मतों के हिसाब से अरेंज किए हुए हैं। हर वैज्ञानिक का अपना अरेंजमेंट है। अब आप ये भी समझते हैं कि यहाँ की जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं गई आज तक, इस वजह से लिपि पर तो डिपेंडेंसी होना बहुत ही हो ही नहीं सकते। वहां पर सारी सारी डिपेंडेंसी कहाँ पर है, निर्भरता कहाँ पर है? आपके अभिलेख, क्या अभिलेखों पर किस तरीके के वहां पर पॉट पाए गए, किस तरीके के वहां पर कपड़े या मूर्तियां पाई गई, इन्हीं आधारों पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम इस कड़ी से कड़ी जोड़कर सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें उसी तरह इसके पतन को भी खोजा गया। अब पतन में जो खोजा गया, आपको जैसे हमने पहले बताया था कि हड़प्पा सभ्यता, हम एक बार फिर देख लेते हैं बोर्ड पर, क्या कि जो हड़प्पा सभ्यता है, अगर हम इसकी एक ड्रॉ लाइन खींचे तो आपको बताया गया था कि ये है आरंभिक 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 हड़प्पा। और इन्हीं आरंभिक हड़प्पाओं की जो बस्तियां थी, छोटी छोटी बस्तियां थी, उनकी विशेषताएं हो जाती है और ये फिर बन जाती है विकसित हड़प्पा। ये बन जाती है क्या? विकसित हड़प्पा सभ्यता। और फिर इसके बाद जब ये जो विशेषताएं आप यहां पर देखते हैं और ये विशेषताएं आपको यहां पर नहीं दिखाई देती, तो ये बन जाती है अनुवर्ती या उत्तर हड़प्पा। अनुवर्ती या उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा, ये टाइम पीरियड आपने देखा था, ये टाइम पीरियड था आपका 3200 से लेकर, और लगभग ये बीसी की बात चल रही है, और ये लगभग आपने 2600 तक देखा। 2600 बीसी, और 2600 बीसी से और आपने 1800, लगभग 1800 बीसी तक या 1700 बीसी तक आपने क्या देखा? 1700 बीसी तक आपने देखा क्या कि ये विकसित हड़प्पा है। लेकिन इसके बाद 1800, लेकिन इसके बाद आप देखते हैं, या इसी काल में आप देखते हैं क्या
कि ये अनुवर्ती या इसमें जो लक्षण मिलते हैं वो अनुवर्ती हड़प्पा के मिलते हैं, यानी कि आपको 1900 के आसपास देखने को ये मिलते हैं। और 1900 से अगर हम देखें तो 1700 तक जो हम देखते हैं वो है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती हड़प्पा काल। तो इस आधार पर हमने हड़प्पा के काल को 3 भागों में विभाजित कर लिया। अब आगे हम जो पढ़ रहे हैं इसके पतन को, इसके पतन में आप देखें सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो ये एरिया था, ये वाला एरिया आप देखिए सिंधु घाटी, सिंधु जो नदी है वो मैं पहले सिंधु नदी को डिनोट कर देता हूं। ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी के पास ही सबसे ज्यादा विकसित हड़प्पा संस्कृति या बस्तियां मिलती थी। लेकिन अब आप देखते हैं कि डेंसिटी यहां पर ज्यादा है जो कि हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का एरिया है, और या फिर यहां पर जो कि गुजरात का एरिया है। तो आप देखते हैं कि जो डेंसिटी यहां पर बहुत ज्यादा थी बस्तियों की, जो कि चोलिस्तान वाला एरिया है। चोलिस्तान मैंने आपको पहले भी बताया था, पाकिस्तान में जो रेगिस्तानी एरिया है जैसे हमारे यहाँ राजस्थान या थार मरुस्थल है, वो पाकिस्तान में चोलिस्तान कहलाता है। वहां पर जो बस्तियों का घनत्व था वो तो कम हो गया, यानी कि वहां से तो बस्तियां त्याग दी गई। अब पब्लिक जो है, अब जो लोग हैं उनका मूवमेंट हो गया पूरब की साइड में, यानी कि आपके हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के एरिया में, और या फिर गुजरात के एरिया में। तो उत्तरवर्ती हड़प्पा की जो लोग थे वो लोग तो रहे, लेकिन वे बस्तियां नहीं रही, वे बस्तियां त्याग दी गई। उसके क्या कारण थे उसको भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि ऐसे साक्ष्य मिले जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों से अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। इस स्थलों को, जो विकसित हड़प्पा स्थल थे उनको त्याग दिया गया। तो पतन का सबसे पहला साक्ष्य आपको ये मिलता है कि उन बस्तियों को त्याग दिया गया। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी, यानी कि यहां से त्याग दिया गया और आबादी कहां बढ़ने लगी, पूर्व साइड में या गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और गुजरात में। तो इसका मतलब ये लोगों ने शिफ्ट किया। ठीक, ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। देखिए ये क्षेत्र थे उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र जो आपको दिखाई देते हैं, ये 1900 बीसी के बाद भी आपको दिखाई देते हैं। हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, लेकिन इनकी भौतिक संस्कृति बदल गई। अब भौतिक संस्कृति कैसे बदल गई, भौतिक संस्कृति जो इनमें नगरीकरण के तत्व थे, जो इनकी सिविलाइजेशन जो अर्बन थी वो अब रूरल में बदल गई, यानी कि ग्रामीण सिविलाइजेशन इनकी देखी जाती है। अब वो कैसे पता चलता है, जो इनकी विशिष्ट संस्कृतियां थी, विशिष्ट पुरावस्तुएं थे जैसे बाट, मोहर, विशिष्ट मन के, ये समाप्त हो गए। आपको क्या क्या देखे, आपने देखा बाट, मोहरे और विशिष्ट मन के समाप्त हो गए। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई, यानी कि जो शहरों के तत्व थे, जो आपको सिटी होने के गुण होते हैं, वो तत्व अब समाप्त होने लगे। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। अब चूंकि मांग कम है तो आपूर्ति भी कम होगी। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ, तो माल कम हो, आवास कम बनने लगे तो माल भी कम लगने लगा, और आवास के निर्माण की जो टेक्नोलॉजी थी उनका भी ह्रास होना शुरू हो गया। जो सार्वजनिक स्थल थे, सार्वजनिक संरचनाएं थी, वो तो बिल्कुल ही बननी बंद हो गई। अर्थात कह सकते हैं कि पुरावस्तुएं तथा वस्तुएं इन संस्कृतियों में ग्रामीण जीवन शैली का तत्व आपको दृष्टिगोचर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ग्रामीण जीवन शैली उत्पन्न होनी शुरू हो गई, और इसी संस्कृति को क्या कहने लगे, उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियां। तो उत्तर हड़प्पा में क्या हुआ, ग्रामीण शैली, ग्रामीण जीवन शैली का उद्भव आप देखते हैं, और विकसित हड़प्पा में क्या था, नगरीय जीवन शैली का आप देखते हैं। एक मूवी थी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदड़ो। आप जब मोहनजोदड़ो मूवी को देखेंगे तो उसमें जो अंत है, उस हड़प्पा सभ्यता का अंत है, उसी के बारे में दिखाया गया है कि कैसे वो नगर बांध से
बह जाता है और वहां से लोग मूवमेंट कर जाते हैं कहां पर, दूसरे एरिया में। और उन्होंने लास्ट में दिखाया है कि वो जो नदी है उस नदी के किनारे वो रहेंगे। वो संभवतः उत्तर हड़प्पा के काल की ही बात है। अब वो इतना व्यापार सब कुछ कैसे जमाएंगे, ये तो बहुत चैलेंजिंग था। तो इसलिए वो एक ग्रामीण जीवन शैली की तरफ वे लोग चले गए। लोग तो रहे लेकिन क्या रहा, वो सभ्यता नहीं रही। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये परिवर्तन कैसे हुए, ये परिवर्तन कैसे हुए। परिवर्तन हुए, अभी तक आपने देखा परिवर्तन हुए। परिवर्तन क्या हुए, परिवर्तन ये हुए कि जो विकसित हड़प्पा थी, शहरी सभ्यता थी, वो अब ग्रामीण जीवन शैली की ओर, जो शहरी जीवन शैली थी, शहरी जीवन शैली, ये कन्वर्ट हो गई किसमें, ग्रामीण जीवन शैली में। ग्रामीण जीवन शैली, जीवन शैली। और ये आपने क्या देखा, शहरी जीवन शैली ये कहलाती थी आपकी विकसित, ये कहलाती थी आपकी विकसित हड़प्पा, विकसित हड़प्पा। लेकिन ये जो ग्रामीण जीवन शैली है ये कहने लगी उत्तर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, ठीक है, या अनुवर्ती हड़प्पा। आगे बढ़ते हैं कि ये परिवर्तन कैसे हुए। देखिए भाई, ये परिवर्तन कैसे हुए, इसमें विद्वानों के बहुत अलग अलग मत है। किसी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन इसका कारण रहा, किसी ने कहा अत्यधिक बाढ़, अत्यधिक वर्षा, है ना, या अत्यधिक सूखा, या अत्यधिक संसाधनों का दोहन, या अत्यधिक वनों की कटाई। इन सब आधारों को इन्होंने कहा कि इससे वहां पर कोई आपदा आई और वहां से लोग शिफ्ट हो गए, वहां पर जो है अब उपयोग करने के लिए बचा नहीं। उन लोगों ने अति दोहन किया और फिर वे वहां से प्राकृतिक आपदा के कारण शिफ्ट हो गए, या नदियों ने रास्ता बदल लिया, है ना। तो ये आप देखेंगे तो इसमें सभी विद्वान सहमत नहीं है। उनका कहना है कि भाई एक बस्ती के लिए हम ये बातें मान सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी सभ्यता जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर, जम्मू से लेकर गुजरात तक और बलूचिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी, वो एक ही कारण से तो नहीं नष्ट हो सकती। तो उसमें से कुछ विद्वानों ने कहा कि उसका नष्ट होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे कि आपने माना था कि पहले उसमें वह एक राज्य था, क्योंकि वहां पर कुछ एक रूप विशिष्टताएं आपने देखने को मिलती। तो उन्होंने कहा कि वे जो एक रूप विशिष्टताएं थी, जो वहां पर उनकी एक शासक वर्ग को, एक राज्य को डिनोट करती थी, वह राज्य नष्ट हो गया। इस वजह से वह पूरी की पूरी सभ्यता जो है वो पतन की ओर चली, और वहां से वो, जैसे बाटों का जो मानक पद्धति थी पूरे हड़प्पा में आपने देखते हैं, उसमें स्थानीयता आ गई। तो ये लोग शिफ्ट हो गए, कहां से, ये शिफ्ट हो गए अब हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो बस्तियां थी वहां से किधर की ओर, गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर। अब इसमें क्या लिखते हैं ये कि ये परिवर्तन कैसे हुए। इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई, जिसमें एक तो है जलवायु परिवर्तन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पतन में से क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में से एक क्वेश्चन आता है प्री में, और मेंस में भी आता है। और मेंस में तो यही आ जाएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के कारण बताइए, तो उसमें से ये आंसर भी बन सकता है। और प्री में भी आ सकता है जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखिए क्या क्या कारण है। एक तो जलवायु परिवर्तन बताया, दूसरा इन्होंने बताया वनों की कटाई, तीसरा बताया अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या नदियों का मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग, भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ वस्तुओं के संदर्भ में सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या ये नहीं करते। तो फिर अब क्या बताया इन्होंने, इन्होंने कहा कि एक सुदृढ़ एकीकरण के जो तत्व थे, सुदृढ़ एकीकरण के तत्व, इस पॉइंट पर ध्यान देना, ये एकीकरण के तत्व कौन से थे, ईंटों की, एक समान ईंटों का पाया जाना, एक ही मानक प्रणाली, बाट, है ना, जो मन को
कारखाने, व्यापार, आंतरिक और बाह्य दोनों, और जो पुरातात्विक जो संरचनाएं थी वे उन समान चीजों में जो समानता थी वो एकीकरण के तत्व थे। अब वे क्या हो गए, वो ऐसा यानी कि हड़प्पाई राज्य अब उसका अंत हो गया, वे एकीकरण के तत्वों का अंत हो गया। जैसे मोहरों, लिपि, विशिष्ट मानकों, मृत भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन या परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। अब ये इस तर्क को अधिकतर माना जाता है कि वो एकीकरण के जो तत्व थे, वो जो एक राज्य संरचना थी, उसका अंत होने से ही इस सभ्यता का अंत हुआ है। अब उपमहाद्वीप में जो सबसे पहला नगरीकरण था, ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला नगरीकरण था। अब ये नगरीकरण आपको देखने को मिलेगा 600 बीसी के आसपास, और यानी कि कितने साल लग जाते हैं इनको, लगभग 1000 साल से ज्यादा, 1500 साल के आसपास आपको वेट करना पड़ेगा अब नगरीकरण का। अब देखो इसमें एक चीज दिखाई गई है, एक आक्रमण के साक्ष्य। इसमें कुछ जो विद्वान है, जो इसमें कुछ लेखक है या मत है उनका ये मत भी है कि भाई आक्रमण हुए हैं उन पर बाह्य आक्रमण हुए, चाहे उसमें आर्यों के आक्रमण से भी जोड़ा गया है। जो बहुत से विद्वानों ने कहा है कि आर्य जो है वो बाहर से आए थे, उन्होंने आक्रमण किया, जहां पर जो पहली सभ्य इंडिजीनियस सिविलाइजेशन था उसको नष्ट किया। तो इस आधार पर इन्होंने उससे जोड़ा। लेकिन आप देखेंगे कि साक्ष्यों का जब हम गहन अध्ययन करेंगे, इन्होंने भी साक्ष्यों के आधार पर ही कहा, ऐसा नहीं इन्होंने हवा में कहा, लेकिन जब साक्ष्यों का गहन अध्ययन आगे किया जाएगा तो कैसे ये मत बदल जाएंगे, ये मत जो है वो सत्य साबित नहीं होंगे। तो आक्रमण हुआ, अब इन्होंने कहा आक्रमण हुआ, उसके इन्होंने सबूत ढूंढे, और जॉन मार्शल ने इसमें सबसे पहला प्रयास किया। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वहां पर कुछ शव मिले हैं, और उन शव के साक्ष्य प्राप्त किए। और इन्होंने कहीं पर तो ये भी देखा, जो R.E.M. व्हीलर थे 47 में इन्होंने अपना वो लिखा, और ये सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर जनरल भी बने थे। इन्होंने कहा कि जो प्राचीन उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया। अब पहले ये माना जाता था ये कोई मिथिक बात है कि इंद्र जो है वो पुरंदर मतलब किलो का विध्वंस करने वाला, पुरों को नष्ट करने वाला। अब ये पुर थे कहाँ, इन्होंने उसको लगाया कि ये जो पुर थे ये वही सार्वजनिक और बड़े संरचना के क्षेत्र थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते हैं, और उनको नष्ट किया किसने, इंद्र ने। तो इंद्र को ही उनका संहारक बताया। लेकिन फिर उसका डीप स्टडी हुआ, और डीप स्टडी में फिर आगे जो था, आगे आप देखते हैं क्या कि जो व्हीलर ने तो ये कह दिया, लेकिन जो जॉर्ज डेल्स थे, जॉर्ज डेल्स, इन्होंने 60 के दशक में कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है कि वहां पर कुछ जनसंहार के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो में, लेकिन वे एक ही कालखंड से संबंधित नहीं हैं। देखो डीप स्टडी की, तो डीप स्टडी से एक बात पता चला कि वे जो सारे शव हैं वो एक ही समय के नहीं हैं, वे भिन्न भिन्न समय के हैं। और ऐसी स्थिति में उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर कोई ऐसे बड़े संहार के साक्ष्य नहीं मिलते, जैसे कि जैसे कि बस्तियों को जलाया जाना, उनको नष्ट करना, या बहुत बड़ी संख्या में युद्ध हुआ होगा, सैनिक मरे होंगे तो उनके शव वहीं होंगे, वे भी नहीं मिले। तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि भाई आत्मरक्षण के भी वहां पर कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो इनकी बुक थी जेएफ डेल्स की द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो। इन्होंने इस बात को, जो इन्होंने कहा था व्हीलर ने, उसकी बात को डेल्फ ने काट दिया उन्हीं साक्ष्यों का डीप स्टडी करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें अब आप पाएंगे कि इसकी खोज कैसे हुई। अभी तक आपने देखा था क्या कि ये जो मोहनजोदड़ो है या ये सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इसके पुरातत्व मिले, पुरावस्तुएं मिली, उनको कड़ी से कड़ी जोड़कर उन्हें एक इतिहास का निर्माण किया, उनकी व्याख्या की, ये सब चीजें आप देखते हैं। लेकिन ये खोज हुई कैसे,
इसका पता कैसे चला कि ये इतनी बड़ी सभ्यता है और धरती के नीचे छिपी हुई है, इसको कैसे पता चला, यही अब हम इस पार्ट में देखेंगे। इन्होंने जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। अब देखिए, कोई शहर है और वो शहर नष्ट हो जाता है, उसी के मलबे के ऊपर यदि दूसरे लोग उसका उपयोग कर लेते हैं तो क्या होता है, वे भूल जाते हैं कि क्या यहाँ पर कोई शहर था या नहीं था, खासतौर से जब उस शहर के इतिहास के बारे में न लिखा जाए। लेकिन जब हम उसकी खुदाई करते हैं किसी भी तरीके से और फिर हमें वहां नीचे से कुछ चीजें मिलती हैं, तब हम उन समझ नहीं पाते ये चीजें यहाँ पर कहाँ से आई और इनका क्या अर्थ है। ठीक, यही यहाँ पर हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि जब कनिंघम जो पंजाब से मुल्तान के बीच रेलवे चल रही थी, उसके रेलवे ट्रैक की तैयारी चल रही थी, तो वहां पर जितनी भी खुदाई हुई तो वहां जो ईंटें थी वो ईंटों से ही रेलवे ट्रैक बना दिया। अब हड़प्पा की संरचनाएं तो समाप्त हो गई, लेकिन वहां कुछ चीजें ऐसी भी मिली जैसे हड़प्पाई मोहर मिली, आपको शुरू में दिखाया था, तो कनिंघम उसको पहचान नहीं पाया। लेकिन कनिंघम एक भ्रम की स्थिति में रहे, और क्यों रहे वो, ये यही वो मोहर है जो आप देख सकते हैं, यही वो मोहर है जो शुरू में भी आपको दिखाई गई थी कि इस मोहर को देखकर वो अंदाजा नहीं लगा पाए कि ये मोहर क्या कह रही है और उसके महत्व को समझ नहीं पाए। और वो क्यों समझ नहीं पाए, उसके कारण थे। उसका कारण ये था कि वो ढूंढते थे, अलेक्जेंडर से शुरू करते थे और उसके बाद के इतिहास को ढूंढते थे। उससे पहले ये मानते थे कि गंगा के किनारे बसे जो शहर है उससे पहले भारत का कोई इतिहास है ही नहीं। तो वो आरंभिक इतिहास को ढूंढते थे, उसके बाद के इतिहास को। उन्होंने चीनी जो तीर्थ यात्री थे उनको वृत्तांतों को भी पढ़ा, वहां भी उसको सटीक नहीं देखा, तो उन्होंने जो है वो ठीक से उसे सफल नहीं हो पाए उसकी व्याख्या करने में, तो उसको वो पहचान नहीं पाए। अब आगे आप देखें तो आगे क्या होता है, आगे एक परिवर्तन होता है। और परिवर्तन क्या होता है कि एक जो 20वीं शताब्दी में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविद होते हैं और वो हड़प्पा से जो खोज होती है, हड़प्पा से जो चीजें निकलती है, तो रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो में खुदाई करते हैं। उन दोनों को जो पुरा वस्तु मिलती हैं वो देखते हैं कि इनमें समानताएं हैं। जब इनमें समानताएं हैं, उधर कुछ चीजें जो उसी टाइप की मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलती हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी। तो ऐसे में जॉन मार्शल 1924 में घोषणा कर देते हैं क्या कि एक और सभ्यता विश्व में उस समय थी मेसोपोटामिया के समकालीन। ठीक, तो ये जॉन मार्शल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है भारतीय पुरास्थलों में। और वो क्या करते हैं, वो भारत में एक पुरातत्व के एक नए अध्याय को लिखते हैं। तो वो अध्याय क्या है कि वह दुनिया को बताते हैं कि मेसोपोटामिया के समकालीन भी एक सभ्यता थी जिसको हड़प्पा सभ्यता कहेंगे या सिंधु घाटी की सभ्यता कहेंगे। अब इसमें एक बॉक्स में बताया गया है कि ये जो है उस समय जब शुरुआत में जो खुदाई होती थी, शुरुआत में जब खुदाई करते थे तो वो खुदाई कैसे कर देते थे, वो जैसे मान लिया मैंने आपको बताया था कि एक पुराना शहर है उसके मलबे के ऊपर नया शहर बस गया, तो अगर वो भी नष्ट हो गया तो उस पर उसका भी एक मलबा बन गया। तो जब खुदाई करते थे तो वो उसकी क्षैतिज खुदाई करते थे, यानी कि वो उसको हॉरिजॉन्टल ही करते रहते थे। तो उससे क्या होता था, दोनों स्तर पुराने शहर और नए शहर दोनों के पुरावस्तुएं मिल जाती थी। उनका जब वर्गीकरण करते थे तो वो उसकी सही से व्याख्या नहीं कर पाते थे ये कि कौन से काल से है। तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि पुरास्थल, टीला और स्तर विन्यास, इन तीनों को समझना बहुत आवश्यक है। अब ये पुरास्थल क्या होता है और टीले क्या होते हैं और स्तर क्या होता है, यानी कि लेवल। अब ये आप देखें, जो पुरातात्विक पुरास्थल है, पुरातात्विक पुरास्थल उसको कहते हैं जो वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और त्याग दिए गए और उनके उससे बनते हैं। तो जब उन्हें ढूंढते हैं तब हम उसको कहते हैं पुरातात्विक पुरास्थल। यानी कि वहां पर लोग रहे होंगे, उन्होंने किसी चीज का निर्माण किया होगा, चाहे तो वो किसी संरचना का ही निर्माण किया या उन्होंने किसी वस्तु का निर्माण किया,
फिर उन्होंने उसको उपयोग किया और फिर उसको उन्होंने फेंक दिया या उसका परित्याग कर दिया। तो वे हमारे लिए आज क्या है आज वे हमारे लिए पुरातात्विक पुरास्थल। और जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं और बार बार उसी का उपयोग पुनः उपयोग करते हैं और फिर वहां पर एक बन जाता है टीला, वो जो मलबा होता है उनके निवासों का मलबा होता है या उनकी बस्तियों का जो मलबा होता है वो एक टीले के रूप में होता है और उसको क्या कहने लगते हैं हम, टीला। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टीला। तो अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमि खंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। तो जो प्राकृतिक कारण होते हैं उनके आधार पर भूमि के स्वरूप में बदलाव आ जाता है और इन टीलों से मिले स्तर से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ठीक है, उनके भूमि के जो प्राकृतिक कारण है उससे भूमि के जो क्रियाशीलता है, भूमि खंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है उस क्रियाशीलता से, और फिर उसका स्तरों जो अलग अलग स्तरों से प्राचीन चीजें मिलते हैं उसमें क्या होता है, फिर उनका आवास का पता चलता है। ये स्तर, ये जो स्तर होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, ये एक दूसरे से अलग होते हैं और जिन्हें परित्यक्त स्तर, जो परित्यक्त स्तर होते हैं उन्हें बंजर क्षेत्र कहते हैं, जिनको इनकी पहचान के सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। ठीक, जो वहां पर जितने भी परित्यक्त स्तर होते हैं उनको कहते हैं बंजर स्तर। ठीक, सामान्य तौर पर इस स्तर में जब हम देखते हैं कि जो प्राचीन कॉलोनी है वो नीचे होगी और जो नई कॉलोनी है वो ऊपर होगी। ठीक, यही स्तर है। तो प्राचीन सबसे नीचे है वो प्राचीन होगी और सबसे ऊपर होगी वो नवीनतम होगी। इन स्तरों के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्तर क्रम विज्ञान। स्तर क्रम विज्ञान इसको बोलते हैं कि भाई एक लेवल ये है, फिर दूसरा कहीं कहीं तीसरे तीन लेवल तक पाया जाता है और इसमें आपको उनके क्रम का पता चलता है कि पहले कौन आया और फिर उसमें किसने कौन सी चीजों का उपयोग किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मार्शल पुरस्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले, भाई इनकी कमी थी कि पूरे टीले को ही एक बार में उसका उत्खनन अन्वेषण कर देते थे, जिससे हमने बताया कि क्या होता था, पूरे टीले को खोदने से फिर उनका जो सामान जो उनके मिलते थे उसमें हम वर्गीकरण करते थे, वो सब आपस में मिल जाते थे, यानी कि पहले स्तर के नवीनतम वाले भी और प्राचीन वाले भी दोनों वो मिल गए। तो हम उनसे फिर उनकी ठीक से व्याख्या ये नहीं कर पाते थे कि कौन से क्रम में ये चीजें प्रयुक्त होती थी। अब नई तकनीक आई और जो व्हीलर थे वो बने किसके, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले ऐसे प्रोफेशनल कह सकते हैं कि प्रोफेशनल बने पुरातत्वविद, और इन्होंने पहचाना कि एक समान क्षैतिज खुदाई करना ठीक नहीं है, बल्कि पूरे लेवल के स्तर क्रम को जानना भी आवश्यक है। तो ये काम किसने किया, व्हीलर ने किया, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। अब हुआ ये कि 47 के बाद भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हो गया, यानी कि पाकिस्तान बन गया और भारत बन गया और बांग्लादेश बन गया। अब भारत जो मेन सिंधु घाटी की सभ्यता के जो बस्तियां थी, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां थी, वो पाकिस्तान में चली गई। अब जब वो पाकिस्तान में चली गई तो भारतीयों को पाकिस्तान वालों ने जो है वहां पर काम करने से रोक दिया। इवन वहां पर तो उत्खनन कार्य अब सिंधु हड़प्पा सभ्यता पर बिल्कुल खत्म से ही हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जो पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने भारत में ही सिंधु घाटी से संबंधित बस्तियों को खोजना शुरू किया, और इस क्रम में उन्होंने क्या किया, भारत में जो खोजा तो उसमें उन्होंने एक तो कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और फिर धोलावीरा। कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा की खोज की और वहां पर अन्वेषण और उत्खनन कार्य शुरू किए, और अब भी वहां पर चल रहे हैं कार्य। लेकिन इन दशकों में कुछ नए नए प्रश्न भी पैदा हुए, नए नए स्रोत मिले, नए नए प्रश्न पैदा हुए, और अब
उनके जो सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगने के इच्छुक रहते थे कुछ पुरातत्वविद। और 1980 के दशक में तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने की उत्सुकता पैदा होने लगी। उसमें अमेरिकन, ब्रिटिश, इटालियन, ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट भारत, ये पाकिस्तान में एक संयुक्त दल के साथ वहां पर उत्खनन अन्वेषण करते रहे और उन्होंने वहां पर बहुत सारे नए प्रश्नों का को खोजा। तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक तकनीकों का, नए नए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग हुआ और नई नई चीजों से उनका विश्लेषण हुआ, जो आज भी जारी है। तो ये जो है, अब क्या कहते थे, अतीत को जोड़कर, अब ये व्याख्या कैसे करता है। अब देखो भाई, अतीत को कैसे जोड़ते हैं ये लोग, इनके सामने समस्याएं क्या आती है। इनकी समस्याएं ये आती हैं कि अभी तक आपने देखा जो हड़प्पा लिपि है उसके आधार पर तो कोई जानकारी प्राप्त होती नहीं, क्योंकि वो पढ़ी नहीं गई। तो ये सब के सब किस पर निर्भर होता है, ये निर्भर होते हैं वहां पर पाए हुए जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके ऊपर। पुरातात्विक साक्ष्यों में भी कुछ चीजें ऐसी है जो नष्ट हो जाती है और कुछ चीजें ऐसी है जो रह जाती है, जैसे मेटल रह जाते हैं, धातु रह जाती है, पकी हुई मिट्टियां रह जाती हैं, है ना, पत्थरों की चीजें जो बनी हुई वे रह जाती हैं। लेकिन भारत चूंकि एक उष्ण कटिबंधीय देश में है, तो जो नष्ट होने वाली चीजें हैं वो तो सड़ी जाती हैं। जैसे लकड़ी के मकान होंगे तो वो तो सड़ जाएंगे, है ना, पत्तियां होंगी, घास होंगे, तो ये सब सड़ जाते हैं। अब इस आधार पर देखते हैं कि ये अच्छा, फिर वहां जो मिलती है टूटी हुई चीजें मिलती हैं उन साक्ष्यों में। अब ये जरूरी नहीं कि वे टूटी हुई चीजें जो है वही हो, जो अच्छे उन चीजों को, टूटी चीजों, कुछ चीजों को तो रिसाइकल भी करके वो प्रयोग कर लेते होंगे, है ना। तो इस आधार पर भी हमारे जो है परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं आपको मिलती हैं अक्षत अवस्था में, वो संयोगिक भी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा प्राकृतिक रूप से मिलेगी। संयोगिक कैसे कहा कि जैसे किसी ने आपको घड़ा मिला, चांदी का भरा हुआ है, सोने का भरा हुआ, तो वो क्या है, ऐसा नहीं है कि वे लोग छोड़ कर गए कि आप निकाल लेना। वो ऐसा भी है कि वो संचय के रूप में उन्होंने धरती में दबाया और उस समय वो भूल गए हो। उसके बाद या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने संचय उसे इकट्ठा कर लिया हो कि हम अब दूसरी चीजें बनाएंगे और वो फिर बना ना पाए हो, या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो ये संयोगिक भी हो सकता है, ठीक। अब है खोजों का वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसे करते हैं। अब ये वर्गीकरण का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम पुरातत्व स्थल से, पुरातत्व जो पूरा स्थल है वहां से पुरातत्व साक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो हम उनका वर्गीकरण कर लेते हैं। जैसे हमने बहुत सारी चीजें प्राप्त कर ली, तो अब हम बैठ के ये सोचेंगे कि ये लोग किस चीज का प्रयोग कहाँ करते थे। जैसे सपोज करो वो आभूषण में प्रयोग करते थे हाथी दांत का, तो हमने आभूषण वाली कैटेगरी में उसको रख दिया, क्लासिफाइड कर दिया कि भाई ये आभूषण के समान है। वो खाना बनाने में प्रयोग करते थे, ये हमने खाना बनाने का उनका वर्गीकरण कर दिया, ये किचन का। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर था कि वो चीज मिल कहाँ रही है। अगर क्या वो कमरे में मिली है, क्या वो रसोई में मिली है, क्या वो आंगन में मिली है, क्या वो स्नानागार में मिली है, तो उस आधार पर भी उसका वर्गीकरण किया जाता था। अब जैसे एक चीज और आप देखें कि अब जैसे इन्होंने कहा कि हम किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझते हैं तो अक्सर आधुनिक समय से उनकी तुलना करते हैं, आधुनिक समय से तुलना करता है। जैसे मनकों का हमें पता है आज भी प्रयोग होता है, चक्कियां या पत्थर के फलक या पात्र इसके उदाहरण हैं। पुरातात्विक किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से, यानी कि रेफरेंस की आवश्यकता होती है। रेफरेंस की आवश्यकता होती है कि वे उसका प्रयोग कहाँ करते थे, घर में करते थे, नाले में करते थे, कब्र में या फिर भट्टी में, वो कहाँ पर मिले। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ता है। अप्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे उन्हें पता है कि सिंधु घाटी में कपास के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो वस्त्र किस तरीके के पहनते थे इस पर तो निर्भर करते हैं, वहां की मूर्तियों पर जो डिजाइन बनाए हुए हैं कपड़ों के उसी आधार पर वो जानते हैं। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से ही उसको जान सकते हैं साक्ष्य मिलकर। अब क्या है कि पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। संदर्भ मतलब रेफरेंस।
जैसे पहली हड़प्पाई मोहर मिली और कोई इसको समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे उसका रेफरेंस मिला तो उसे सही समझ लिया और उसको सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी तथा मेसोपोटामिया हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में उसको समझा गया। अब है जो नेक्स्ट समस्या आती है वो आती है व्याख्या करने में। हम व्याख्या कैसे करें किसी भी पुरातत्व जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनकी व्याख्या कैसे करें। अब यहाँ पर समस्या आती है। इस समस्या का निदान करने के लिए इन्होंने सबसे अधिक जो अपरिचित होगी, अजीब सी लगेगी, उसको धार्मिक चीजों से जोड़ देते हैं। जैसे धार्मिक चीजों से ये मण मूर्ति मिली है, जैसे आभूषणों से लदी हुई नारी की मण मूर्ति मिली और उसके शीर्ष पर कुछ विस्तृत प्रसाधन थे, तो इन्होंने कहा ये मातृ देवी की संज्ञा दे दी। इन्होंने इसको किसकी संज्ञा दे दी? मातृ देवी की। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्ति जिसमें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था, जिसे पुरोहित राजा कहते हैं, को इस प्रकार वर्गीकृत कर दिया कि भाई ये यूनिक है तो ये पुरोहित राजा होगा। और अन्य दृष्टांतों में भी देखते हैं कि संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया। कैसे कि जो वेदिकाएं मिली उनको भी कहा भाई ये यहाँ पर वेद जो यज्ञ करते थे, और विशाल स्नानागार को भी कहा कि यहाँ पर क्या था, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान करते होंगे या धार्मिक उत्सव मनाते होंगे। मोहरे की भी जब हम व्याख्या करते हैं उसमें भी हम धार्मिक तत्व देखते हैं। कैसे? अब उसमें जैसे पेड़ पौधे उत्कीर्ण है, मोहर में पेड़ पौधे उत्कीर्ण है, तो कहते हैं वे प्रकृति की पूजा करते थे, पूजा प्रकृति पूजा के संकेत है। फिर इन्होंने क्या कहा, एक ऐसा जानवर देखा जिसको एक श्रृंगी कहा जाता था, उस वो एक कल्पित था जो कि कभी आपने देखा नहीं, उसको भी धार्मिक रूप से इन्होंने मान लिया। कुछ पर योगी की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है पलोथी मारकर, जानवरों से घिरा हुआ है, उसको आदिशिव या पशुपतिनाथ के रूप में देख लिया, है ना। और ये सब करते थे। और फिर इन्होंने शंक्वाकार वस्तु को लिंग के रूप में वर्गीकृत कर लिया। तो ये इनकी जो व्याख्या करते थे, ये इन्होंने आदिशिव की, भाई ये एक योगी है जो पलोथी मारकर हाथ पे बैठे हैं, और इनके जो यहाँ पर कुछ लिपि में लिखा हुआ है, और ये हाथी है, ये शेर है ना, ये भैंस है, ये गैंडा है। इस तरीके से आप इनके चारों ओर पशु भी देख सकते हैं। ये मातृ देवी की मूर्ति आपको ऊपर दिखाई दी। तो हड़प्पा धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। अब इनका जो धर्म है उसका पुनर्निर्माण कैसे किया कि हम आज की चीजों में इनको ढूंढते हैं। जैसे शिव की पूजा, अब शिव की पूजा आज भी होती है, और वही गुण लगभग जो गुण सिंधु घाटी में दिखाए गए हैं आदि शिव के, वही गुण आज पाए जाते हैं। तो उस आधार पर हम कह देते हैं कि क्या कि वही आदि शिव और वही जो लिंग के रूप में उनकी पूजा होती है वो आज भी होती है। तो उस समय भी जो लिंग रूपी पत्थर पाए गए, कहा गया कि भाई ये शिव की पूजा होती है जो कि लिंग रूप में है। अब इन्होंने कहा कि अब हम इन्होंने कहा कि यह नीति पत्थर की चक्की और पात्रों के संबंध में युक्तिसंगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों के रूप में अगर हम देखें, क्या कि जो हम क्या करते हैं, वर्तमान से अतीत की तरफ चलते हैं इसमें, तो हम वर्तमान से अतीत की तरफ चलते हैं, तो चक्की और इस पर तो ये बातें हो जाती है, चक्की और पात्रों पर तो ये बातें लागू हो जाती है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों पर नहीं, धार्मिक पात्रों पर नहीं। क्यों? अब जैसे आदि शिव की व्याख्या की गई है हड़प्पा काल में, लेकिन ऋग्वेदिक काल में रुद्र देवता की बात की गई है। अब जो रुद्र देवता है वो शिव के अवतार माने गए हैं या शिव से संबंधित है, लेकिन रुद्र देवता के जो गुण हैं वो आदि शिव या पशुपति शिव से कहीं मेल नहीं खाते। तो इस आधार पर कैसे कह सकते थे कि वे शिव का ही एक रूप है, यानी कि वे शिव ही थे। तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि वो कोई शमन हो सकते हैं। शमन क्या होते हैं? शमन होता है कोई जादू टोना करने वाला विद्वान, कोई अपरिचित शक्तियां रखने वाला विद्वान जो भूत भविष्य के बारे में बता दे। तो इस तरीके से अब ये जो चित्र दिए गए हैं, ये इन्होंने पत्थर के बने शिवलिंग की व्याख्या की। इन्होंने कहा भाई ये शिवलिंग भी हो सकता है या पट्टे पर खेलने वाले गोटियां भी हो सकती है। अब ये बात पक्का नहीं है कि मोहरे हैं या लिंग है।
तो इस आधार पर आपका ये चैप्टर तो हो गया फिनिश। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें नेक्स्ट चैप्टर करना है, अध्याय चैप्टर 2, और हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 को देखेंगे। आप प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें और दूसरे लोगों को भी शेयर कर दें, जिससे वो भी अपना पढ़ाई कर लें। धन्यवाद।